हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कारगी क्लासेस। आज डेट है 26 मार्च 2021 और देख लेते हैं इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट एडिटोरियल और आइडिया पेज से आर्टिकल्स जो अभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट यहाँ पे आर्टिकल दिया हुआ है लॉ एंड कंट्रोल। इस आर्टिकल के बारे में हम ऑलरेडी बहुत कुछ जान चुके हैं कि जो अभी नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021 जो लाया गया है उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को और पावरफुल बना दिया गया है एज कंपेयर टू इलेक्टेड गवर्नमेंट। ठीक है, तो इससे रिलेटेड हम आर्टिकल कल डिस्कस कर चुके हैं। कल का वीडियो अभी तक आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हो। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, वहाँ पर कल का वीडियो दैट मीन्स 25 मार्च उसमें पूरी डिटेल में हमने डिस्कस कर लिया था कि क्या है पूरा मुद्दा। ओके, और एक बार वो देखने के बाद में आप इस आर्टिकल को रीड आउट कर लेना, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करेंगे। इसके अलावा हम ये वाला आर्टिकल डिस्कस करेंगे एन एक्ट ऑफ डिमिनिशन। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो AICTE की तरफ से जो गाइडलाइंस दी गई है अभी कि इंजीनियरिंग के लिए अभी आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स की ज़रूरत नहीं होगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक कंसर्निंग इशू है। ठीक है, तो उसी पर ये आर्टिकल लिखा हुआ है, देखेंगे इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल आप कनेक्ट कर सकते हो, आपका जो GS पेपर 2 है उसमें एजुकेशन ह्यूमन रिसोर्स वाला जो पॉइंट है ना, उससे ये पॉइंट कनेक्ट हो जाएगा। राइट, इसके अलावा हम जो आर्टिकल डिस्कस करेंगे, ये एक आर्टिकल इधर देखो, राइट्स डिरेल्ड। अभी क्या है, यूपी में ट्रेन से बहुत सारी लेडीज़ ट्रैवल कर रही थी, तो उनमें से 4 ऐसी लेडीज़ थी जिनमें जो कि कैथोलिक चर्चेज से एसोसिएटेड थी, नन्स थी। उनके बारे में हमने एक रिपोर्ट भी डिस्कस की थी कल शाम के जो वीडियो में बात हुई थी उसमें, कि वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स थे ABVP के कुछ फॉलोवर्स थे, तो उन्होंने उन कैथोलिक चर्च से एसोसिएटेड नन्स को ये कहा कि आप रिलीजन कन्वर्ट कर लो, क्यों आप इस तरीके से क्रिश्चियनिटी को फॉलो कर रहे हो। तो यहाँ पर एडिटर अपनी तरफ से उस बात को क्लियर करना चाह रहे हैं कि ये जो एक पूरा मुद्दा है ना यूपी में अभी चल रहा है, जहाँ पर जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने वाली एजेंसीज हैं जिन्होंने अपने पूरे हाथ खड़े कर दिए हैं, और ये जो कुछ विजिलेंट्स हैं, ठीक है, कुछ जो एक्टिविस्ट हैं, ओवर एक्टिविस्ट जिनको बोल सकते हैं, उन्होंने बहुत कुछ अपने हाथों में ले रखा है यूपी में, तो बोलो उसको कंट्रोल में लाने की ज़रूरत है। वैसे तो खैर यूनियन होम मिनिस्टर ने अपनी तरफ से एश्योरेंस दिया है कि जो लोगों ने भी इनका हरेसमेंट किया है उनको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। ठीक है, तो आर्टिकल तो वैसे हम डिस्कस नहीं करेंगे, क्रक्स था वो हमने देखा। बाकी हम ये वाला आर्टिकल देखेंगे, नेट ज़ीरो इजंट ज़ीरो सम। इसमें हम देखेंगे कि नेट ज़ीरो मतलब कार्बन एमिशन को ज़ीरो तक लेकर के आना, इसका मतलब ये नहीं है कि ज़ीरो सम गेम है। ज़ीरो सम गेम का मतलब होता है इंटरनेशनल अफेयर्स में। इसमें सिंपल सा कैलकुलेशन क्या होता है कि एक कंट्री को फ़ायदा होता है तो दूसरे कंट्री को उस पहले कंट्री के फ़ायदे के लिए नुकसान उठाना पड़ता है। ओके, तो ज़ीरो सम गेम नहीं है ये नेट ज़ीरो वाला, कार्बन एमिशन को अगर रोका जाएगा। अच्छा आर्टिकल है, इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो जो GS पेपर 3 है ना, उसमें कंजर्वेशन एनवायरनमेंट वाला जो पॉइंट है उससे आप कनेक्ट कर सकते हो इस आर्टिकल को। ये आर्टिकल हम डिस्कस नहीं करेंगे। फिर चलते हैं आइडिया पेज पे। आइडिया पेज पे 3 आर्टिकल्स है, तीनों के तीनों बांग्लादेश से एसोसिएटेड है, बट हम एक आर्टिकल डिस्कस करेंगे, 2 आर्टिकल्स आप खुद से देखोगे। हम जो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं वो ये जॉइंट बाय हिस्ट्री एंड फ्यूचर। ओके, कि इंडिया और बांग्लादेश के क्या रिलेशंस हैं, क्या प्रोस्पेक्ट्स हैं, और क्या अभी तक सक्सेस रही है, और क्या क्या कंसर्न्स अभी भी ड्यू है। इस आर्टिकल को आप कनेक्ट कर सकते हो GS पेपर 2 के जो इंटरनेशनल नेबरहुड के साथ में जो हमारे रिलेशन वाला पॉइंट है ना, उससे। ठीक है, तो अब तीनों आर्टिकल्स अब देख लेते हैं डिटेल में। फर्स्ट आर्टिकल है एन एक्ट ऑफ डिमिनिशन। आर्टिकल लिखा है SS मंथा और अशोक ठाकुर के द्वारा। देखो, जिस तरीके से एक मोर के सिर पे जो मोर ध्वज होता है, एक तरीके से मान लो कि मोर के सिर पे जो क्रेस्ट होती है, जो एक वो बनी होती है ना, एक फेदर सी, आपने देखा होगा कभी मोर के इस तरीके से। ठीक है, तो ये वाला जो होता है, ठीक है, उनके सिर पे, तो मोर के सिर पे जो क्रेस्ट होता है, या फिर एक स्नेक के सिर पे जो जैम होता है, जो मणि होती है, उसी तरीके से मैथमेटिक्स है ना, वो हेड ऑफ द ऑल नॉलेज है। ठीक है, ये बात कही है वेदांगा ज्योतिषा में, वेदास से ये डेराइव्ड वर्जन है। तो जब वेदास में इतना इंपॉर्टेंस कंसिडर की गई है मैथमेटिक्स को, तो आज जो ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन की तरफ से अपनी तरफ से हैंडबुक रिलीज़ की गई है, और उसमें ये कहा है कि अब फिजिक्स और मैथमेटिक्स को कंपलसरी नहीं रखा जाएगा क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए, इंजीनियरिंग में एडमिशन के लिए कम से कम। ठीक है, तो टेक्निकल एजुकेशन प्रोग्राम
इंजीनियरिंग एजुकेशन के लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स को कंपलसरी ना रखना, ये कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कंसर्निंग इशू है। देखो, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आई, उसमें क्लियरली कहा हुआ है कि हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जाएगी मैथमेटिक्स को प्री प्राइमरी लेवल पे। इससे क्या होता है कि जब मैथमेटिक्स मैंडेटरी हो जाएगी तो बच्चे जब पढ़ेंगे मैथमेटिक्स को तो उनकी जो फाउंडेशनल लिटरेसी है ना, या फिर न्यूमरेसी स्किल्स हैं, कैलकुलेशन करनी, बेसिक कैलकुलेशन करनी, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, मतलब उनकी जो ब्रेन की रीजनिंग कैपेबिलिटीज़ है वो इंक्रीज हो जाएगी, उनकी एनालिटिकल थिंकिंग की अप्रोच है वो बढ़ जाएगी, साथ में उनका दिमाग है वो बहुत स्पीड से काम करेगा और डे टू डे लाइफ में उनको बहुत हेल्प मिलेगी इस चीज़ से। तो जब नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 मैथमेटिक्स को एक कंपलसरी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रही है, मैंडेटरी बनाने की बात कर रही है, वहाँ पर AICTE का जो ये सर्कुलर आया है ये बहुत ही ज़्यादा चिंताजनक है। तो हमें इस पर थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। इसके अलावा मल्टीपल चॉइसेस देने की बात की जा रही है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के अंडर में। इससे क्या हो जाएगा कि जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि फिजिक्स हो गया, मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री हो गया, या फिर दूसरे कोई सब्जेक्ट है साइंस के, तो इनका इलेक्टिव मैनर में एक तरीके से कि आपको टारगेट क्या करना है, वहाँ पर इन तीनों सब्जेक्ट्स पर अगर फोकस किया जाएगा तो क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा आएगी। बट अभी जो है कि देखो, ये इलेक्टिव करने की बात या इलेक्ट करने की कि स्टूडेंट अपनी चॉइस के हिसाब से इन तीनों सब्जेक्ट्स में से जो भी लेना चाहे ले सकता है, पर इस फ्लेक्सिबिलिटी का इस तरीके से AICTE के द्वारा जो मिसयूज़ किया गया है वो बहुत ही ज़्यादा दुखद है, क्योंकि बिना मैथमेटिक्स के इंजीनियरिंग करना इज़ नॉट अ गुड थिंग। ठीक है, तो ये तो एक तरीके से एक प्रोवर्बियल ट्रोजन हॉर्स हो जाएगा। मतलब कि एक तरीके से जो एक ट्रोजन हॉर्स, बेसिकली आपको पता होगा जो स्टोरी, एक कभी आपने स्टोरी देखी हो, ट्रॉय एक मूवी भी है, उसमें बताया हुआ है कि एक बड़ा सारा लकड़ी का घोड़ा बनाया जाता है और उसके अंदर दुश्मनों के सैनिक बैठे रहते हैं और वो फिर पहुंच जाता है कहाँ पे, ट्रॉय के अंदर। और फिर वहाँ पर उस घोड़े को जैसे ही रात होती है, उस घोड़े में से जितने भी वो सैनिक थे ना दुश्मनों वाले, वो सारे बाहर निकल जाते हैं, ट्रॉय को बिल्कुल बर्बाद कर देते हैं। तो बोले ये तो इस तरीके का ट्रोजन हॉर्स जैसा काम कर देगा। ठीक है, तो इसको हमें ठीक करने की ज़रूरत है। इसके अलावा मैथमेटिक्स ये वन ऑफ द मोस्ट डिस्टिंग्विश्ड डिसिप्लिन कंसिडर किया हुआ है और इसमें आप देखो कि कितना कंटिन्यूम देखने को मिलता है लगातार, मतलब कंटिन्यूटी देखो, आप जीरो से इनफाइनाइट तक आप इसमें स्टडी करते हो, आप डिफ्रेंशिएट करते हो, आप केओस और स्टेबिलिटी के बीच में डिफ्रेंशिएशन लेकर के आते हो, साथ में इंटीग्रेट करते हो डिफरेंट डिसिप्लिन, अलग अलग नॉलेजेस को, जैसे कि इसमें डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, दो अगर मेथड्स की बात करो तो एक बड़ी सारी चीज़ को टुकड़ों में तोड़ तोड़ करके आप एनालाइज कर सकते हो, तो छोटी छोटी चीज़ों को इंटीग्रेट करके इंटीग्रेशन के बेसिस पे और अलग तरीके से एनालाइज कर सकते हो। इसी तरीके से इंजीनियरिंग की अगर बॉडी है, इंजीनियरिंग की बात की जाए, अगर इंजीनियरिंग को आप बॉडी मानते हो तो मैथमेटिक्स और फिजिक्स उसकी आत्मा है। इसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के अलावा इंजीनियरिंग कैसे सरवाइव कर पाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज अगर इन मैथमेटिक्स, फिजिक्स को अगर कंपलसरी ना बना करके और ये कहा जाए कि ब्रिज कोर्सेज के थ्रू, ब्रिज प्रोग्राम्स के थ्रू जो भी स्टूडेंट्स नॉन मैथमेटिक्स, नॉन फिजिक्स बैकग्राउंड से इंजीनियरिंग के लिए आ रहे हैं वो कुछ ब्रिज कोर्सेज करके और फिर बाद में इस गैप को पूरा कर सकते हैं, जी ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं हो सकता। एक जब स्टूडेंट अपने बैकग्राउंड में अच्छा खासा साइंस और मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के साथ में फिर इंजीनियरिंग में एंटर होता है, वो एक अलग ही स्केल की स्टडी कर पाता है। ठीक है, एंशियंट इंडिया की अगर हम बात करें तो हमारे यहाँ पर आर्यभट्टा, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य, वराहमिहिर, इन्होंने बहुत ही ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है। मैथमेटिक्स को बहुत इंपॉर्टेंट कंसिडरेशन मिला हुआ है। डेसिमल सिस्टम की आज आप बात करते हो जहाँ 0 से 9 तक आप काउंट करते हो और फिर बाद में 0 अगेन आ जाता है, तो वो सिस्टम आज आप देखो वर्ल्ड को इंडियन मैथमेटिशियंस का ही दिया हुआ है। सिमिलरली ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, आज मॉडर्न डेफिनेशन में ट्रिग्नोमेट्री में साइन और कोसाइन की आप बात करते हो, कोस थीटा, साइन थीटा, ये आपने पढ़ा होगा। अगर आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो भी आपको आइडिया डेफिनेटली होगा। तो ये आइडियाज़ भी इंडिया की तरफ से ही एडवांस किए गए थे। सिमिलरली मैथमेटिकल मार्वल्स की बात की जाए, कुछ और माइलस्टोन्स की, तो जंतर मंतर जो है ना, ये ऑब्जर्वेटरीज हैं, जैसे कि जयपुर, उज्जैन, मथुरा, वाराणसी और एक नाम यहाँ पे मिसिंग है, मैं बताता हूँ, दिल्ली। और ये इस्टेब्लिश की गई थी जंतर मंतर, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जयपुर के राजा सवाई जय सिंह ने इस्टेब्लिश की थी, पांचों की पांचों ऑब्जर्वेटरी, एस्ट्रोनॉमी ऑब्जर्वेटरी हैं ये। तो ये चीज़ें कब पॉसिबल हो पाई,
क्योंकि उनको मैथमेटिक्स का नॉलेज था। एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स का ये मिक्स है। अब आप एक चीज़ बताओ कि इस तरीके की छोटी छोटी चीज़ें या बड़ी बड़ी चीज़ों के अंदर ही जब कैलकुलेशन की ज़रूरत है तो आप मैथमेटिक्स को कैसे इग्नोर कर सकते हो? बिना मैथ्स को लर्न किए कोई इंजीनियर कैसे बन सकता है? इसी तरीके से मैथ्स और साइंस के ऊपर ज़्यादा फोकस डालना ज़रूरी है। रीज़न बीइंग क्योंकि सोसाइटी के लिए ये वेलफेयर का काम कर सकती हैं, क्योंकि जब एक ब्रेन स्पीड से काम करता है, देखो आप कभी मैथ सॉल्व करना आप करते होंगे सी सेट के लिए डेफिनेटली, तो आपको खुद को एक्सपीरियंस होता होगा कि कितना क्विकली काम होता है। हो सकता है कि आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हो तो आपको प्रॉब्लम आती हो, बट जब सॉल्यूशन पे जाना होता है तब आप 10 तरीके से दिमाग लगाते हो कि हाँ कौन सा फॉर्मूला लग सकता है, किस एंगल से मैं आंसर तक पहुंच सकता हूँ। तो वो जब आपके पास में एप्लीकेबिलिटी आनी शुरू हो जाती है ना, तो वो ही चीज़ कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स आपको सिखाती है। आगे राइटर्स बोल रहे हैं कि मैथमेटिक्स है ना वो मदर ऑफ ऑल साइंस है। आज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करो, वहाँ पर सर्किट इक्विपमेंट्स तैयार किए जाते हैं। अब सर्किट्स में करंट किधर से कहाँ फ्लो होगी, क्या पोटेंशियल डिफरेंस है, वो सारी कैलकुलेशन कैसे करोगे जब मैथ्स ही नहीं आएगी। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरीज की बात करो, जैसे कि आज मैं यहाँ से मेरे खुद के सिस्टम से अपलोड करता हूँ वीडियो और आप तक पहुँच रहा है वो, तो ये कैसे पहुँच पा रहा है जबकि हमारे बीच में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। अब इसमें अगर आपको कैलकुलस का नॉलेज नहीं है, अगर आपको इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का प्रॉपर तरीका नहीं आता है, तो आप कैसे तो एक एंटीना डिज़ाइन करोगे और कैसे उस एंटीना की फंक्शनिंग को ध्यान रखोगे और कैसे एक सिग्नल की एफिशिएंसी को अचीव कर पाओगे। और वो काम करेगा कौन? एक इंजीनियर। तो उसको एक मैथमेटिक्स आने की ज़रूरत है कि नहीं। सिमिलरली लीनियर अलजेब्रा की बात करो, वो सर्किट थ्योरी को अंडरस्टैंड करने में बहुत मैटर करता है। जैसे VIR, या आपने ओम्स लॉ देखा होगा, V=IR। तो जब आपको मैथमेटिक्स नॉर्मल ही नहीं आएगी तो कितना मुश्किलों का कारण हो जाएगा। ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की बात करो, वहाँ पर भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बहुत सारे चलते हैं, चाहे वो डिफरेंशियल हो, चाहे इंटीग्रल कैलकुलेशंस हो या कैलकुलस हो। तो इनमें आप इन चीज़ों को इग्नोर नहीं कर सकते हो। केमिकल इक्वेशंस की बात करो, इससे वहाँ पर भी आप देखो, केमिकल इंजीनियरिंग की बात करो या फिर सिविल इंजीनियरिंग की बात करो, तो वहाँ पर कौन सा मटेरियल कितनी क्वांटिटी में लगेगा, तो वो भी तो एक कैलकुलेशन ही है। सिमिलरली थर्मोडायनेमिक्स की जो इंजीनियरिंग की ब्रांच है, उसमें क्या होगा, वहाँ पर जब तक आपको लैप्लेशियन ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है, लैप्लेस, फूरियर, ये सीरीज आती हैं, ठीक है, इनके बारे में पूरी कैलकुलेशन अंडरस्टैंड की जाती है मैथमेटिक्स में, राइट। तो अगर वही चीज़ों में अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे तो आप कैसे थर्मोडायनेमिक्स की इंजीनियरिंग में आप अपने आप को महारत हासिल दिला कर पाओगे। सिमिलरली ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स की बात करो, डाइवर्जेंसेस की बात करो, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, इनको तो समझना ज़रूरी है। आज अगर लॉगरिथम, ठीक है, लॉग एंटी-लॉग आपने पढ़े होंगे, ठीक है, लॉगरिथमिक मेथड्स अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो हीट ट्रांसफ़र को आप कैसे अपने आप में समझ पाओगे, हीट एक्सचेंज को आप कैसे क्लियर कर पाओगे कि हाँ हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर की तरफ हीट जा रही है, तो वो जाने का तरीका क्या है, ठीक है। आज मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कैड और कैम जो सिस्टम तैयार होते हैं, वो जो यूज़ होते हैं, वहाँ पर जो प्रोटोटाइप मतलब मॉडल जो तैयार किए जाते हैं, वो मॉडल कब तैयार कर पाओगे जब आपको मैथमेटिक्स और फिजिक्स में ही कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होंगे। सिमिलरली मशीन लर्निंग की बात करो, आज तो हम इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें अगर हमारे पास में मैथमेटिक्स का और फिजिक्स का नॉलेज नहीं है तो कैसे मशीन लर्निंग हो पाएगी, कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अंडरस्टैंड कर पाएंगे और नए प्रोग्राम्स डेवलप कर पाएंगे, कैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी उसका यूज़ हो पाएगा। आज बड़ी बड़ी जो कैलकुलेशंस होती है ना, उनमें स्टैटिस्टिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जहाँ पे डेटा कलेक्ट किया जाता है, इंटरप्रीट किया जाता है और फिर बाद में उनके कुछ आउटकम्स कैलकुलेट किए जाते हैं। तो जब वही चीज़ें अगर मिसिंग रहेंगी तो फिर बाद में कैसे कहते हैं ना कि एक फंडामेंटल फाउंडेशन ही मिसिंग रहेगा कंप्यूटर साइंस का, ठीक है। इसी तरीके से जेईई एग्ज़ाम जो होती है एंट्रेंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, उस एग्ज़ाम में मेन चीज़ ध्यान की जाती है कि स्टूडेंट जो है वो मैथ्स को और फिजिक्स को ज़रूर पढ़ करके आए। तो जब इंजीनियरिंग की एजुकेशन लेने से पहले जेईई एग्ज़ाम हो रही है, ठीक है, जॉइंट एंट्रेंस एग्ज़ाम, तो उस एग्ज़ाम में ही जब इस फिजिक्स और मैथ्स को एकदम मैंडेटरी कर रखा है, तो फिर बच्चे compete कैसे करेंगे, किस तरीके से क्वालिटी इंजीनियर हम डेवलप कर पाएंगे हमारे देश से। तो इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं ये इंजीनियरिंग के लिए, मैथ्स और फिजिक्स, इनको इग्नोर नहीं किया जा सकता। आज अगर
फ्यूचर साइंटिस्ट की बात करें या इंजीनियर्स की बात करें या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन है बड़े बड़े, जैसे DRDO हो गया, इसरो हो गया, बार्क हो गया, TIFR हो गया, अगर इनको इंटरनेशनली कंपीटेबल बनाना है, इंटरनेशनल मार्केट से हमें compete कराना है, तो हमें उसी क्वालिटी के इंडियन साइंटिस्ट और इंजीनियर भी डेवलप करने की ज़रूरत है। बट एक चीज़ ठीक है कि चलो ठीक है, AICTE का जो पूरा एम्बिट है ना, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो IIT, NIT और IISERs में नहीं अप्लाई होता है, तो इसका थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनके ऊपर असर नहीं जाएगा, क्योंकि इनके लिए अलग से कानून बनाए हुए हैं और इनको नेशनल इंपॉर्टेंस इंस्टीट्यूशन बोले जाते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशन ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बोले जाते हैं। तो AICTE का इस सर्कुलर का इन IITs, NITs और IISER पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट प्रॉब्लम क्या आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये जो पूरा मुद्दा है ना, इस मुद्दे का असर जाएगा सारा का सारा जो दूसरे इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं उनके ऊपर। अच्छा, अब AICTE ने ऐसा कदम क्यों उठाया, उसके पीछे राइटर्स कुछ रैशनल देना चाहते हैं कि बोला कि इंजीनियरिंग कॉलेजेस की हाल आप देखो, इन IIT, NIT या टॉप जो मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस को छोड़ करके बचे हुए जितने भी इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं ना, उनके साथ में आज आप देखो कि पिछले 5 सालों में 40% सीटें जो हैं वो ही फिल हो पा रही हैं, मतलब खाली पड़ी हैं सीटें वहाँ पे। इवन लगभग 180 प्रोफेशनल इंजीनियरिंग कॉलेजेस तो बंद करनी पड़ गई हैं 2020-21 तक आते आते। तो कहने का मतलब ये हो गया कि इंजीनियरिंग में एडमिशन्स कम हो रहे हैं, इसके चलते ये कदम उठाए जा रहे हैं कि दूसरे स्ट्रीम के लोगों को ला करके इंजीनियरिंग में डाल दो। देखो, कॉस्ट की अगर बात करें तो ये बात ठीक है कि इंजीनियरिंग कॉलेज को खोलना बहुत ज़्यादा महंगा काम होता है। एक इंजीनियरिंग कॉलेज को अगर खोलो और उसमें ज़मीन का भाव अगर आप इंक्लूड नहीं करते हो ना, तो भी 50 करोड़ रुपए तो आपको जेब में चाहिए होंगे। तो ये जो एड्यूप्रेन्योर्स हैं, एड्यूप्रेन्योर्स का मतलब हो गया जो एजुकेशन को एंटरप्रेन्योर्स जो प्रमोट करते हैं, जो बिजनेस बना करके जो काम कर रहे हैं एजुकेशन के ऊपर, बोलो उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत मुश्किलों का कारण बना हुआ है अभी अपनी कॉलेज को मेंटेन करना, अपनी कॉलेज को कंटिन्यूअस बनाए रखना। तो देखो, हमारे यहाँ पर हम मतलब एज ओल्ड एडवांटेज रहा है साइंटिफिक और इंजीनियरिंग एजुकेशन का, हम इसको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं और इसके लिए मैथमेटिक्स और फिजिक्स को हमें बिल्कुल भी ताक पे रखने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है नेट जीरो इजंट जीरो सम। ये आर्टिकल आप कनेक्ट कर सकते हो GS पेपर 3 के साथ में, जो कंजर्वेशन वाला जो पॉइंट है ना उसके साथ में। आर्टिकल लिखा है उल्का केलकर के द्वारा। देखो, रिसेंटली 58 कंट्रीज़ ने लगभग अपना खुद का टारगेट एक तरीके से अनाउंस कर दिया है कि हम नेट जीरो एमिशन टारगेट अचीव कर लेंगे आने वाले 30 सालों के अंदर। नेट जीरो का मतलब कि जितना कार्बन एमिशन उस कंट्री से होगा उतना ही वो कैप्चर करने के लिए टेक्नोलॉजिकल एनवायरमेंटल मेथड्स यूज़ करेंगे, चाहे वो अफॉरेस्टेशन हो, रिफॉरेस्टेशन हो या कोई भी तरीके से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन के मेथड्स हो। ठीक है, अब इसके चलते चलो ठीक है, एक चीज़ मैं आपको बोल देता हूँ, शंकर IAS की बुक में आपके पास में आपके जो कंटेंट अवेलेबल है ना एमिशंस को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, तो वो आप जरूर देख लेना और साथ में कौन कौन से एक्ट्स इंडिया में अवेलेबल हैं उनको एक बार आप रिवाइज ज़रूर कर लेना आज कि हाँ इंडिया में पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए क्या मेथड यूज़ किए जा रहे हैं, राइट। तो 30 सालों के अंदर अंदर 58 कंट्रीज़ का अपना ये रेजोल्यूशन है। तो बेसिकली क्लाइमेट चेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मुद्दा बन चुका है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज़ होता है या फिर दूसरी ग्रीन हाउस गैसेज का जो रिलीज़ है, एमिशन है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है यहाँ पर। आज अगर हमारे पास में देखें तो ऑप्शंस क्या अवेलेबल है, पेड़ लगाना या फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी बेसिस में नया कोई मेथड इजाद कर लेना जिससे कि एमिशंस को रिड्यूस किया जा सके। इसके अलावा जो कंट्रीज़ हैं वो कहीं ना कहीं अपनी कमिटमेंट के लिए काम कर रही है कि जो ग्रीन हाउस एमिशन है वो अगर लगातार बढ़ता चला गया तो फिर बाद में क्लाइमेट चेंज जो है वो कभी कंट्रोल में आ ही नहीं पाएगा। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने प्रिडिक्ट किया है कि इंडिया का फ्यूचर एमिशन जो होगा ना वो अभी आना बाकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर अभी ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर लो, इंडस्ट्रीज़ की बात करो या बिल्डिंग डेवलपमेंट, बिल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन है उसकी बात कर लो, ये अभी होने बाकी हैं। तो इसके चलते हमारे यहाँ पर अभी एमिशन तो बहुत कुछ होना है अभी तो, इंडिया की बात की जाए तो बेसिकली पॉइंट क्या है कि ये एक टाइम है, एक अपॉर्चुनिटी है कि जब इंडिया एक क्लीनर टेक्नोलॉजी बेस्ड अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करे। आज यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख की बात करो, स्टेट ऑफ सिक्किम की बात करो, चेन्नई की बात करो या फिर बेंगलुरु की बात करो, या इसके अलावा एक पंचायत जिसका नाम लिया जा रहा है मिनांगड़ी जो कि वायनाड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला में लोकेटेड है। ये मतलब इंस्टीट्यूशन, ये जो लोकेशन, ये प्लेसेस है ना, ये प्लान कर रहे हैं कि कार्बन न्यूट्रल डेवलपमेंट को इंश्योर किया जाए जिससे कि एमिशन मिनिमम से मिनिमम हो।
तो एक नेट जीरो टारगेट अडॉप्ट करना, नेशन वाइड टारगेट अगर रखें तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? देखो, एक चीज़ ठीक है कि इसका कुछ ना कुछ इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर कुछ असर पड़ेगा, पर उसको हमें समझने की ज़रूरत है कि आज हमारे पास में अगर हम कुछ भी डेवलपमेंट लेकर के आते हैं और वो डेवलपमेंट कर लिया और उसकी वजह से एमिशन भी अच्छा खासा हो गया, अब आप एक चीज़ बताओ, ये डेवलपमेंट 5 साल तक चला और अचानक से वो 5 साल के बाद में कुछ एनवायरमेंटल डिजास्टर आ गया और वो डेवलपमेंट कोलैप्स हो गया, क्या फ़ायदा हुआ? क्या ये सस्टेनेबल मैनर हुआ? बिल्कुल भी नहीं हुआ। इसके चलते क्या करो, डेवलपमेंट को ऐसे करो जिससे कि एनवायरनमेंट भी प्रोटेक्टेड रहे और जो एनवायरमेंटल डिजास्टर्स हैं हम उनको इग्नोर कर सकें, हम उनको अवॉइड कर सकें, उनसे बच सके। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो टेक्नोलॉजी है, नई टेक्नोलॉजी है, उनका हम अडेप्टेशन ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि हम अच्छी मेथड में आगे बढ़ पाएँ अच्छे तरीके से। यहाँ पे राइटर अपनी तरफ से एनालिसिस बता रही हैं कि एमिशन को रिड्यूस करने के लिए अलग अलग सेक्टर्स को हमें अलग अलग तरीके से एक बार स्टडी करने की ज़रूरत है और एक स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी बनाने के लिए और एक हेल्दियर पॉपुलेशन हमें कंटिन्यू रखने के लिए कुछ कदम उठाने की ज़रूरत है, जैसे कि थर्मल पावर प्लांट्स। आज हमारे यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का मैक्सिमम जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल किया जाता है थर्मल पावर प्लांट, कोयले से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उससे। तो वहाँ पर थर्मल पावर प्लांट में ज़रूरत किस चीज़ की होती है? कूलिंग के लिए फ्रेश वाटर की ज़रूरत होती है, ठीक है। और स्टीम में भी कन्वर्ट करने के लिए क्या यूज़ किया जाता है? पानी तो काम में लिया जाता है, पानी को स्टीम में कन्वर्ट कर दिया जाता है कोयला जला करके, कोयले की हीट से, और फिर स्टीम से टरबाइन सर्कुलेट होता है। अब वो जो पानी है वो क्या होता है, गर्म हो गया। अब उस गर्म पानी को आप ठंडे में डाल देते हो तो थर्मल पॉल्यूशन होता है कि नहीं वाटर बॉडीज़ में? तो अभी लगभग 2.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की रिक्वायरमेंट होती है पर ईयर थर्मल पावर प्लांट्स में। तो अगर हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज़ करें और एडवांसमेंट लेकर के आएँ, क्लीन सोर्सेज की तरफ जाएं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, तो हम ये जो 2.5 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी की रिक्वायरमेंट है ना हर साल, उसको रिड्यूस करके 1 बिलियन क्यूबिक मीटर तक ला सकते हैं 2050 आते आते। इससे देखो कार्बन डाइऑक्साइड रिडक्शन भी होगा एमिशन का और साथ में पोल्यूशन भी कम होगा। तो क्लाइमेट चेंज को आप अपने आप कर्व कर पाओगे कि नहीं? ऐसे ही क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें हमें काम करने की ज़रूरत है। देखो, लगभग नए सेक्टर्स में काम होगा ना तो लगभग 24 मिलियन जॉब्स क्रिएट होगी आने वाले 15 सालों के अंदर। देखो, इससे थोड़ा सा और महत्वाकांक्षी अगर देखें काम, तो देखो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की अगर बात की जाए तो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो होंगे वो क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड काम करेंगे या फिर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइसिस बेस्ड जो हाइड्रोजन सेल्स हैं उन पे बेस्ड काम करेंगे। तो देखो ऑटो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ेगी कि नहीं, इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड जो व्हीकल्स हैं उनके प्रोडक्शन बढ़ेंगे कि नहीं, और साथ में इतना कुछ अगर इंक्रीज हो रहा है और कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी हम कहीं एफिशिएंट मैनर में एफिशिएंट एनर्जी बेस्ड जो इक्विपमेंट्स है वह डिप्लॉय करें तो उससे फ़ायदा क्या होगा? ये एनर्जी मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो आप रोक पाओगे, ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को हम रोक पाएंगे। ये बात ठीक है कि हम इलेक्ट्रिसिटी बेस्ड अगर सारा काम करेंगे तो जितना आज ऑटोमोबाइल्स का मेंटेनेंस में जो जॉब क्रिएट हो पाती है, रिपेयर के टाइम पे जो लोगों को रोजगार मिलता है, तो बोलो उसके अलावा दूसरे और भी तो सेक्टर्स ओपन हो रहे हैं ना। तो हमें ध्यान क्या रखने की ज़रूरत है कि कहाँ पर तो जॉब लॉस हो रहा है और कहाँ पर नए जॉब्स मिल रहे हैं। तो जॉब लॉस जहाँ से हो रहा है उनको यहाँ से उठा करके और जहाँ पर नए जॉब क्रिएट हो रहे हैं वहाँ पर उनको ले जाने की ज़रूरत है। इससे क्या होगा? इकोनॉमी में क्राइसिस नहीं आएंगे। इसके अलावा आगे राइटर बोलना चाह रही हैं कि नई स्टडीज शो कर रही हैं कि अभी जो नेट जीरो चैलेंज है ना हमारे कंट्री के सामने, ये एक डॉन्टिंग स्केल है। दैट मीन्स बहुत ही ज़्यादा मुश्किल एक काम रहेगा। पर अगर हम जो भी इकोनॉमिक मॉडल अभी अडॉप्ट कर रहे हैं आज के टाइम पे, जैसे 2021 चल रहा है ना, तो क्यों ना जितने भी सेक्टर्स में अलग अलग स्कीम्स बन रही हैं उन स्कीम्स को हम एग्रीगेट करें, सबको कंसोलिडेट करें और उनका कंबाइंड इफेक्ट देखें कि 2050 आते आते इनका आउटकम क्या होने वाला है। तब जाकर के हम एक वेल मैनर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। इसके अलावा इसका बिगेस्ट इंपैक्ट क्या हो पाएगा? देखो, एक तो इलेक्ट्रिफिकेशन का जो मेथड होगा ना वो ज़्यादा हो पाएगा। दूसरा, हाइड्रोजन सेल्स है, हाइड्रोजन फ्यूल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं उनको हम डेवलप कर पाएंगे, चाहे जैसे सीमेंट हो गया, आयरन हो गया, स्टील इंडस्ट्री हो गया, केमिकल इंडस्ट्रीज हो गई। तो क्यों ना यहाँ पर हम हाइड्रोजन फ्यूल सेल का यूज़ करें या फिर ऐसे मेथड यूज़ करें जिनसे कि पोल्यूशन ना के बराबर हो या फिर हो ही ना। इसके अलावा कॉमर्शियली प्रोड्यूसिंग जो भी हाइड्रोजन सेल्स हैं उनका प्रोडक्शन आप ज़्यादा से ज़्यादा कराओ ना, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा जॉब क्रिएट हो। अब इसका फ़ायदा क्या होगा कि हम फॉसिल फ्यूल पे भी डिपेंडेंसी हमारे रिड्यूस कर लेंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आज इंडिया की जितनी भी क्रूड ऑयल रिक्वायरमेंट है उसका 85% जो हम इम्पोर्ट करते हैं, तो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट भी है वो रिड्यूस हो जाएगा। और रही सही में
हमारे यहाँ पर रोजगार, लोकल एनर्जी फैसिलिटी अवेलेबल हो जाएगी तो उससे बढ़िया हो क्या सकेगा, आप खुद सोचो आज, ठीक है ना। तो इसी तरीके से कोल पावर प्लांट्स है, इनको भी हम कहीं ना कहीं जल्द, अब मान लो कि कोई 10 साल 15 साल में रिटायर होने वाला है कोई भी थर्मल पावर प्लांट, तो क्यों ना उसको हम जल्दी रिटायर कर दें और कोई रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ काम करें। इससे एमएसएमईज का भी कहीं ना कहीं फायदा हो सकता है। वो कैसे? एमएसएमईज नया कुछ इनोवेटिव मेथड लेकर के आएंगी और फिर वो आप डिप्लॉय करोगे बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर, तो एमएसएमईज को भी जॉब क्रिएट होगी। और यही तो एक मुद्दा है ना, जॉब क्रिएट करने के लिए बोला एमएसएमईज को आप बूस्ट करो, तो ये एक मेथड यहां से निकल के आ रहा है। रही सही में कितना कैपिटल हम बचा लेंगे हमारे देश की, ठीक है। इसके अलावा देखो फ्यूल सेविंग्स की बात करें तो उससे हमारा फायदा कितना होगा, क्रूड ऑयल इंपोर्ट हम कम करेंगे, पैसा बचेगा हमारा। आज ये बात ठीक है कि क्रूड ऑयल पे डिपेंडेंसी अगर हम कम कर देते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के जो खजाने हैं उनमें पैसा जाना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने देखा ना कि जिस तरीके से एक्साइज ड्यूटी और जो स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्साइज ड्यूटी और ये अप्लाई की जाती है और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो वैल्यू एडेड टैक्स और ये अलग अलग टैक्सेस जो लगाए जाते हैं, क्योंकि अभी क्रूड ऑयल जो है या ये अभी जीएसटी एम्बिट में नहीं आता है, राइट। तो उस केस में क्या होता है, सेंटर और स्टेट के पास में बहुत कुछ पैसा निकालने का मौका रहता है। तो यहाँ पर ये बात ठीक है कि फॉसिल फ्यूल की डिपेंडेंसी अगर हम रिड्यूस कर देते हैं तो गवर्नमेंट के खजाने खाली होंगे, पर इसके लिए सरकार के पास में ऑप्शन भी तो है ना, आप कार्बन टैक्स लगाना शुरू कर दो इंडस्ट्रीज पे। इससे क्या होगा, सरकार को टैक्स भी मिलता रहेगा और इंडस्ट्रीज को भी डिमोटिवेशन मिलेगा कि भाई अब हमें धीरे धीरे फॉसिल फ्यूल से स्विच करने की जरूरत है। तो इससे फायदा देखो, विन विन सिचुएशन निकल के आ जाएगी। और साथ में 2050 आते आते है ना, 2050 आते आते आप पर टन कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन के अकॉर्डिंग 2500 रुपये चार्ज करना शुरू कर दो। इससे फिर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, लोग जो है वो डिमोटिवेटेड फील करेंगे कि फॉसिल फ्यूल को अब हमें कंज्यूम नहीं करना चाहिए। तो एक जॉब गेन की बात भी करें, जॉब लॉस होगी डेफिनेटली, हमें पता है। अगर नई चीज़ है, देखो स्ट्रक्चरल चेंज आता है ना, इसको स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट हम बोल सकते हैं कि जब नई टेक्नोलॉजी के आ जाना और उसकी वजह से जो पुराने जो लोग हैं वो नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं कर पाते, तो उसके चलते उनके अंदर उनको बेरोजगारी का सामना करना पड़ता है। तो क्यों ना आप स्ट्रक्चरल चेंजेस लेकर के आ रहे हो, तो फिर जो भी लोग हैं उनको आप डिप्लॉय करो जहां पर नई जॉब्स बनने के चांसेस हैं। क्योंकि अभी देखो एक मुद्दा तो सबसे क्लियर है कि अब यूनियंस बनना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि गिग इकोनॉमी को प्रमोट किया जा रहा है। अब गिग इकोनॉमी में तो क्या होता है, ऑन कॉल जॉब, भाई काम है आ जाओ, काम किया जाओ, खत्म बात। ऐसे नहीं कि आप परमानेंट जॉब पे आ गए, फिर बाद में आपकी एक वहां पर एक होती है ना कि एक सोसाइटी क्रिएट होनी शुरू हो जाती है फैक्ट्री के लेबर्स के बीच में, क्योंकि वो कई सालों से लगातार काम करते रहते हैं, तो वो एक दूसरे के इंटरेस्ट के लिए लगातार फाइट करते हैं। बट अभी गिग इकोनॉमी आने लग गई तो वहां पर यूनियनाइजेशन भी नहीं हो पाएगा, तो उसके चलते क्या हो जाएगा कि जो लेबर है ना उनको भी कहीं ना कहीं प्रोटेक्शन दिलाने के लिए गवर्नमेंट को थोड़ा अलर्ट रहने की जरूरत है। क्योंकि लोगों को अगर अधिकार नहीं मिलेंगे तो फिर वो अच्छे से काम नहीं करेंगे, अच्छे से काम नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री ग्रो नहीं करेगी, तो फिर देश कैसे ग्रो करेगा, ठीक है। तो कार्बन टैक्स रेवेन्यू एक तो उसको इंश्योर किया जाए, सेफ्टी नेट्स प्रोवाइड किए जाएं जो भी लेबर काम करे उनके लिए, और साथ में हमारी इकोनॉमी में जो एनर्जी डिपेंडेंसी है वो हमें थोड़ा सा अब एफिशिएंट एनर्जी सोर्सेज की तरफ स्विच कर लेने की ज़रूरत है। और ये ट्रांजिशन है ना, ये फेयर एंड जस्ट होना चाहिए। जॉब लॉस भी किसी का हो रहा है तो जॉब क्रिएशन के अकॉर्डिंग उसको जॉब की रिक्वायरमेंट भी पूरी करवाने की ज़रूरत है। देखो एमिशन कर्व को अगर हमें फ्लैटन करना है तो देखो इसके लिए हमें बहुत सारी पॉलिसीज़ अभी से तैयार करने की ज़रूरत है, तब जाकर के 2050 आते आते हम काम करेंगे। साथ में राइटर ये बोल रही हैं कि ये जो जीरो एमिशन वाला जो काम है ना, कि हम कार्बन नेट जीरो एमिशन लाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए जीरो सम गेम के ऊपर जाने की जरूरत नहीं है। किसी को नुकसान नहीं होगा, अगर इंडिया किसी एक सेक्टर को फायदा हो तो दूसरे सेक्टर को नुकसान हो, ये कोई ज़रूरी थोड़ा ना है। एक बैलेंस भी तो बनाया जा सकता है ना। बस उसी तरीके से हमें इमेजिनेटिव पॉलिसीज डेवलप करने की ज़रूरत है, रोबस्ट इंस्टीट्यूशन बनाने की ज़रूरत है, इंटरनेशनल फाइनेंस को गैदर करने की ज़रूरत है। और इसके लिए पेरिस क्लाइमेट चेंज एग्रीमेंट के अंडर में डेवलप्ड कंट्रीज ने अपनी तरफ से कमिटमेंट दिया हुआ है कि हम $100 बिलियन की हेल्प करेंगे, तो उनके ऊपर भी दबाव बनाया जा सकता है। क्योंकि आज का जो क्लाइमेट चेंज है उसके पीछे केवल क्या डेवलपिंग कंट्रीज या लीस्ट डेवलप कंट्रीज की जिम्मेदारी है क्या? नहीं ना, इसके पीछे मेन जिम्मेदारी होती है किसकी? डेवलप्ड कंट्रीज की। उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने की ज़रूरत है। फॉसिल फ्यूल से स्विच करके हमें हमारे अब लगभग 100 साल जब होना हमारी इंडिपेंडेंस को, तब तक हम आराम से अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लें, और वो भी सस्टेनेबल मैनर में। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट आर्टिकल, जॉइंड बाय हिस्ट्री एंड फ्यूचर। इस आर्टिकल को आप जीएस पेपर
2K इंडिया एंड इट्स नेबरहुड वाले टॉपिक से कनेक्ट कर सकते हो, उसमें और भी डिटेल दी हुई है, वो आप देख लेना। देखो सिलेबस आप डाउनलोड करो, मैं अब हिंट तो दे दूंगा आपको, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिकमेंडेशंस आ रही हैं, आप तो लोगों की रिक्वेस्ट भी आ रही हैं कि सर जीएस पेपर के साथ में आप एसोसिएट करके बताओ, ठीक है। चलो मैं आज से स्टार्ट कर चुका हूँ, तो ये चीज़ अब कंटिन्यू रहेगी, राइट। अब देखो सैयद बदरुल एहसान के द्वारा लिखा हुआ आर्टिकल है, 50 साल पहले जब हमारे यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर थे इंदिरा गांधी और उधर बांग्लादेश के प्राइम मिनिस्टर थे शेख मुजीबुर रहमान, तो 25 साल की उनके बीच में एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी, जिसके चलते कॉपरेशन बहुत हुआ था दोनों कंट्रीज़ के बीच में। आज आप देखोगे 1971 में जब बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ था, पाकिस्तान की एट्रोसिटीज से बांग्लादेश को बचाया गया था, मतलब वेस्ट पाकिस्तान से फ्रीडम दिलाई गई थी ईस्ट पाकिस्तान को, तो वो जो चीज़ थी वो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन है। आज जो एक बहुत मुश्किलों का टाइम चल रहा था, मिसफॉर्च्यून टाइम था, वो बांग्लादेश के लिए कहीं ना कहीं ऑस्पिशियस टाइम में कन्वर्ट हो चुका है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए 50वीं इस वर्षगांठ को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी आज ढाका पहुंच जाएंगे। 26 तारीख होगी ना आज, ठीक है। और 25 साल और 100 साल हो जाएंगे, और सॉरी एक तरीके 50 साल हो गए लिबरेशन को, 50 साल ही हो जाएंगे दोनों के नेबरहुड रिलेशनशिप को, और 100 साल हो जाएंगे शेख मुजीबुर रहमान जो कि फादर ऑफ नेशन है बांग्लादेश के, उनके जन्म को। तो ऐसे करके बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल एक दूसरे के बीच में इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशनशिप को हम देख सकते हैं, ठीक है। मोरली, मटीरियली, डिप्लोमेटिकली दोनों एक दूसरे को कोऑपरेट कर रहे हैं। पाकिस्तान का जो रिप्रेशन था उससे बचाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, जब बांग्लादेश की तरफ से, आज बांग्लादेश उस टाइम पे ईस्ट पाकिस्तान मुक्ति बहिनी एक आर्मी बन गई थी लोगों की, जो बंगाली लोग थे बांग्लादेश में रहने वाले, उनकी एक आर्मी बन गई थी। ये बंगाली गुरिल्ला फोर्स थी जिन्होंने अपनी खुद के राइट्स के लिए अपने राइट्स के लिए फाइट करनी शुरू कर दी थी। आज बांग्लादेश की गवर्नमेंट जिन भी बिलीफ्स पे काम करती है, उन बिलीफ्स में मुक्ति बहिनी बांग्ला गुरिल्ला फोर्स जो थी उसके बहुत सारे आइडियाज़ है। जैसे आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल पे डिपेंडेंट है बहुत ज़्यादा। हमने जो कुछ भी सीखा उस एक्सपीरियंसेस को हमने इनकलकेट किया, ऐसे कैसे अप्लाई किया है, और उन्हीं को हम कहीं ना कहीं ध्यान में रख करके आगे काम करते हैं। इसके अलावा मुजीबनगर गवर्नमेंट बोलना शुरू कर दिया था, मुजीबुर रहमान की जो सरकार चल रही थी उस टाइम पे। साथ में उस टाइम पर लगभग जब ज़्यादा एट्रोसिटीज़ होने लग गई थी ना वेस्ट पाकिस्तान के द्वारा ईस्ट पाकिस्तान के लोगों के ऊपर, तो लगभग 10 मिलियन बंगाली लोगों का रिफ्यूज़ करना बहुत ज़्यादा, एक तरीके से वो अपनी जान बचा करके इंडिया में आ गए थे। तब जा करके इंडियन गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से इंटरवीन किया और बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ। तो इसी चीज़ को कल्मिनेट करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना से अभी मीटिंग करेंगे, और उसमें चलते अभी बहुत इंपॉर्टेंट कई ऐसे इश्यूज़ हैं जिन पर बातचीत होने का स्कोप भी है, तो कुछ ऐसे भी एमओयूज़ हैं वो साइन होने के चांसेस बन भी रहे हैं। तो देखो बांग्लादेश के लोगों की अगर बात करें तो दिल्ली और बांग्लादेश के दोनों के रिलेशन है ना, उनमें बहुत सारी सक्सेस भी रही है, हमने देखी ये बातें और आगे देखें भी, पर अभी भी एक तो तीस्ता वाटर शेयरिंग को लेकर के अभी तक भी कोई आउटकम नहीं मिल पाया है। देखो बांग्लादेश और इंडिया के बीच में लगभग 54 कॉमन रिवर्स है जो इंडिया से फ्लो होकर के फिर बाद में बांग्लादेश में एंटर होती हैं। तो उनमें से एक इंपॉर्टेंट रिवर है तीस्ता। अगर तीस्ता वाटर शेयरिंग अगर प्रॉपर हो जाता है ना, तो फिर उसके बाद में बची हुई रिवर्स के बारे में भी आगे सोचा जा सकता है। अब आपके लिए छोटी सी टास्क है, तीस्ता रिवर के बारे में आप ढंग से पढ़ लो, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कौन सी रिवर की वो ट्रिब्यूटरी है, वो सारी डिटेल आप अच्छे से खुद से देखोगे, राइट। इसके अलावा बांग्लादेश के लिए अगर बात करें तो दोनों कंट्रीज के बीच में कंसर्न्स कौन से हैं। एक कंसर्न चल रहा है कि इंडियन जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है ना, बीएसएफ के द्वारा बांग्लादेश की तरफ से जो लोग आ रहे हैं, स्मगलिंग करते हैं या फिर जो कैटल स्मगलिंग कर रहे हैं, उन लोगों को मार गिराना। देखो वैसे तो हमारी बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और बांग्लादेश की जो बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश है, उनके बीच में बहुत सारी बातचीत हो चुकी है, बट अभी भी ये जो प्रॉब्लम है ना, जो इलीगल एक तरीके से जो ट्रेड हो रहा है अक्रॉस द पोरस बॉर्डर बोल सकते हो, ठीक है, या अक्रॉस द फ्रंटियर्स, तो वो अभी भी प्रॉब्लम कहीं ना कहीं सॉर्ट आउट नहीं हो पा रही। तो एक तो तीस्ता वाटर वाली प्रॉब्लम होगी, एक ये जो किलिंग हो रही है, बांग्लादेशी जो लोग वहाँ से छोड़ करके आ जाते हैं, कैटल स्मगलिंग करते रहते हैं उनकी। इसके अलावा देखो एक ब्रॉड पिक्चर तो तब निकल के आएगी जब रेटिफिकेशन हो जाएगा ना, मतलब एक रिलेशनशिप की अगर बात की जाए ना,
तो लैंड बॉर्डर एग्रीमेंट 2014 में या 2015 में लगभग हो गया था। एम लक्ष्मीकांत में प्रिंटेड है ये कंटेंट, आप अच्छे से देख लेना। इंडिया बांग्लादेश रिलेशन, जिसमें एन्क्लेव्स को एक्सचेंज कर लिया गया था। एन्क्लेव्स के बारे में आपको ऑलरेडी बता चुका हूं प्रीवियस वीडियोस में, ठीक है, कि जिसमें इंडिया की तरफ जो बांग्लादेशी टेरिटरी थी वो इंडिया को दे दी गई और बांग्लादेश की तरफ जो इंडियन टेरिटरीज थी वो बांग्लादेश को दे दी गई। ऐसे करके सेटलमेंट हो गया और उसके बाद में जो बॉर्डर एग्रीमेंट फाइनल हो गया तो उससे क्या हो गया, कुछ सेटलमेंट तो है ना, कुछ आउटकम निकलने लगा है, ठीक है। एक रियलिटी कहीं ना कहीं कह सकते हैं ना कि मतलब बॉर्डर जब सेफ हो जाती है, आज इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन अच्छे क्यों नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि बॉर्डर सेटल नहीं है अभी तक हमारे बीच में। इसी तरीके से बांग्लादेश और इंडिया के बीच में बॉर्डर सेटल होगी तो आज रिलेशन देखो किस हाइट्स तक पहुंच रहे हैं। साथ में टेररिज्म को लेकर के दोनों एक दूसरे को बहुत हद तक कोऑपरेट कर रहे हैं। शेख हसीना गवर्नमेंट ने बिल्कुल अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिए हैं और उस बात पर कहते हैं ना वॉक फॉर द टॉक, एग्जैक्टली वो का वो किया है उन्होंने कि अपना कमिटमेंट दिया कि हमारे यहाँ से किसी भी टेररिस्ट आउटफिट्स को यहाँ पर डेवलप नहीं होने देंगे जो कि इंडिया के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में जा रहा हो। और एग्जैक्टली वो ही किया जा रहा है कि दोनों कंट्रीज साथ में मिलकर के वहाँ पर प्रोएक्टिवली काम कर रहे हैं टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए। और आज आप देखो कि दोनों कंट्रीज के बीच की जो रिलेशनशिप है वो कितनी हाइट तक पहुँच चुकी है। कॉमन चीजें देखने को मिल रही है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखने को मिल रही है। शुरुआत में जब 2014 में इलेक्शन हुए थे तब थोड़ा सा बांग्लादेश में चिंता का एक लहर बन पाई थी कि भाई अभी इंडिया में जो सरकार है वो राइटिस्ट गवर्नमेंट आ रही है। बट पिछले 2014 से लेकर अब तक का जो एक्सपीरियंस बांग्लादेश की जो अवामी लीग गवर्नमेंट का रहा है वो कहीं ना कहीं उनको एक सुखद रहा है, उनका एक्सपीरियंस बुरा नहीं गया है। इसके अलावा एक डर जो लगा हुआ था शुरू के अंदर कि भाई किस तरीके से ये लोग एक मतलब दोनों गवर्नमेंट्स हैं वो एक दूसरे से एंगेज करेंगी, और रही सही में इंडिया में हमारे जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आया उसके चलते भी थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं चिंताओं का बादल भी बने, ठीक है। और देखो एक चीज़ अभी जो मुद्दा चल रहा है वो ये कि जो बांग्लादेश से लगने वाली बॉर्डर वाले जो स्टेट्स हैं जिनका नाम मैं आपको बता देता हूँ, देखो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये कुछ स्टेट्स हैं जिनकी बॉर्डर लगती है बांग्लादेश के साथ में। बट पॉइंट यहाँ पर ये है कि अभी इलेक्शन कहाँ पे हो रहा है, वेस्ट बंगाल और असम, ये दो बड़े स्टेट्स हैं, यहाँ पर इलेक्शन हो रहे हैं। तो बोले यहाँ पर जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को बार बार रिकॉल किया जा रहा है पॉलिटिकल गेन के लिए, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसकी रेमिफिकेशन है, उसका साइड इफेक्ट कहीं ना कहीं देखने को मिल सकता है। बट फिर भी वही चीज़ है कि जब टॉप लेवल पे क्लैरिटी होती है ना, जब डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट कंटिन्यू रहती है तो उस चीज़ को आप वहाँ पर सेटल कर देते हो जब छोटे मोटे कोई भी मुद्दे चलते रहते हैं। तो साथ में फ्रेंडली रिलेशन की बात करें तो दोनों के बीच में बांग्लादेश के लिए एडवांटेजियस ही है इंडिया के साथ में। आज अगर रीजनल सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, साउथ एशिया की बात करें, कल हमने एक आर्टिकल भी देखा था जिसमें बताया था कि साउथ एशिया की प्रॉस्पेरिटी के लिए अब इंडिया को ही सारा बर्डन नहीं लेने की ज़रूरत है, अब बांग्लादेश भी कोऑपरेट करने के लिए तैयार है। और शायद मुझे जहाँ तक लग रहा है ना, मुझे तो क्या मतलब एक्सपर्ट्स का कहना है, मैं गलती से बोल गया सॉरी, ठीक है, कि अभी पाकिस्तान जो है वो जो कुछ भी कर रहा है तो पाकिस्तान के ऊपर इंटरनेशनल प्रेशर या फिर अपनी बर्बादी का कारण तो है ही, पर साथ में बांग्लादेश भी कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन की कारण बन सकती है कि बांग्लादेश भी तो एंगेज करके कितना आगे बढ़ गया इंडिया के साथ में, जबकि बांग्लादेश का भी तो डिवीज़न ही हुआ था ना, इंडिया से ही तो डिवीज़न हुआ था, ठीक है। उसके बावजूद आज बांग्लादेश की अगर बात करें तो रिलीजियस मिलिटेंसी के बिल्कुल अगेंस्ट खड़ा है। बांग्लादेश एकदम ही कंजर्वेटिव मैनर में काम नहीं कर रहा है। आज इंटरनेशनली देखो यार कि जितने भी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स हैं, हर एक इंडेक्स के अंदर बांग्लादेश बहुत शानदार परफॉर्म कर रहा है, इंडिया को भी कहीं ना कहीं compete करता हुआ दिखाई दे रहा है। आज इंडिया में बांग्लादेश के बहुत सारे गुड्स हैं जो ड्यूटी फ्री एक्सेस गेन कर चुके हैं, मतलब उनके ऊपर ज़्यादा कस्टम ड्यूटी या फिर जो भी इंटरनेशनल ट्रेड के ऊपर जो ड्यूटीज़ लगती हैं उनसे फ्री है। साथ में फिजिकल अनॉर्मिटी भी देखने को मिल रही है जो कि बांग्लादेश की एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर रहे हैं। पर अभी भी क्या है कि जितना पोटेंशियल दोनों कंट्रीज़ के बीच में है ना ट्रेड को इस्टेब्लिश करने का, वो अभी भी कहीं ना कहीं बाकी है, उसको एनहेंस करने की ज़रूरत है। देखो आज बांग्लादेश की इकोनॉमी है ना वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज़ में से एक है। इसी तरीके से अगर हमारी इकोनॉमी और बांग्लादेश की इकोनॉमी जिस तरीके से एंगेज करती आई है उसी को कंटिन्यू करे तो अभी एक्सपेक्टेड तो ये है कि कुछ MOU साइन होंगे। इसके अलावा इनॉग्रेशन भी होने का स्कोप है। चिलहाती
हल्दीबारी रेलवे लिंक, इसका नाम आप जरूर याद रख लेना प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से, और बांग्लादेश इंडिया रिलेशन को जब भी कोट करो तो ये भी इनॉग्रेट किया जाएगा, ये रेलवे लिंक चिल्हती हल्दीबारी रेलवे लिंक। ठीक है, बांग्लादेश को अभी हमने कोविशील्ड वैक्सीन जो है उसकी 9 मिलियन डोसेज अवेलेबल कराई है, तो इससे क्या हो गया, इंडिया की जो सॉफ्ट पावर है बांग्लादेश में और बढ़ गई। सिमिलरली मोदी हसीना जो टॉक होगी उसमें और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है कि इंडिया जो है वो मीनिंगफुल वे में अपने आप को एक तरीके से बांग्लादेश के साथ में लेकर के और म्यांमार पे प्रेशर क्रिएट करे कि भाई रोहिंग्या इशू को जल्दी से जल्दी खत्म करो। अब देखने वाली बात है। दूसरी चीज देखो, बांग्लादेश इस चीज को लेकर के भी बहुत मुश्किल है, नाराज भी है कि देखो मॉस्को, बीजिंग और दिल्ली, इन्होंने ये जो प्रेडिकामेंट आया हुआ ना, ये जो परेशानी का कारण, अनप्लीजेंट कंडीशन आई हुई ना रोहिंग्या वाली, इसमें इन तीनों कंट्रीज ने अभी तक भी बांग्लादेश के साथ में सॉलिडेरिटी इतनी ज्यादा शेयर नहीं की है। तो देखो अब बात यह है, ये मोमेंट अपॉर्चून है, अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब इस फंदे से निकला जाए। ये बटन होल का मतलब होता है फंदा, कहीं पर आप फंस जाते हो ना तो उससे आप निकाल सकते हो, इस रोहिंग्या इशू को सेटल कर सकते हो। बाकी तो देखो टाइम बताएगा, अपने अपने एंगेजमेंट के तरीके होते हैं, अपने अपने इंटरनेशनल रिलेशन में हम दूसरे कंट्री के हिसाब से सोच के काम नहीं करते हैं, हम हमारे नेशनल इंटरेस्ट को पहले रखते हैं फिर बाद में काम करते हैं। ओके, तो डिस्कशन यही खत्म है, बाकी बचे हुए आर्टिकल आप खुद से देखोगे। थैंक यू वेरी मच।